जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो प्यारे बच्चों, हर रोज की भांति आज हम फिर लूसेंट के इस सीरीज में 15 से 30 तक के प्रश्नों को देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को लूसेंट के थ्योरी तथा एनसीईआरटी बुक को आधार मानते हुए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और हर प्रश्न का बेहतर ढंग से कंसेप्ट दिया गया है। प्रश्न करते रहेंगे और प्रश्न के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के तहत हम आगे बढ़ेंगे। और आप किसी भी एग्जाम में यदि बैठते हैं तो आपका इस टॉपिक से, इस सेशन से प्रश्न 100% बनेंगे और एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वह कौन सा अधिनियम है, वह कौन सा ऐसा कानून है जिस कानून में ऐसा कहा गया था कि आप किसी को भी, किसी भी क्रांतिकारी को बिना अपील, बिना दलील और बिना किसी मुकदमा के, सिर्फ यदि आपको शक हो कि यह क्रांतिकारी उग्र है या फिर किसी भी प्रकार का शक हो तो उस क्रांतिकारी को आप गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे सजा दे सकते हैं, जिस कानून को बाद में काला कानून भी कहा गया। और यह कानून, इस कानून का बहुत ही जोरदार तरीके से विरोध भी हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि वह कौन सा कानून है। वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी में है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी में है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और ऑप्शन नंबर डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। और इस कानून को काला कानून भी कहा गया और इसी कानून का देन था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में होता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन में रॉलेट एक्ट अधिनियम को 1919 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना था। इस लाइन को आपको याद रखना है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बिना किसी सुनवाई, मैंने भी बताया कि बिना किसी सुनवाई के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन्हें जेल में रखने का अधिकार देता था। इसका उद्देश्य राजनीतिक आंदोलन को कुचलना, इसका उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक आंदोलन को कुचलना था। भारतीयों ने इसका विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। इन सब चीजों पे हमने बात किया है। तो रॉलेट, यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कानून है जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट होता है, जो 1919 का अधिनियम है। और इसी के विरुद्ध जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी कर ली जाती है। और उसके आगे की कहानी हमने आपको बता रखा है। जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे बात करेंगे, क्योंकि सेशन लंबा होते चला जा रहा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके सामने कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? आपको बताना है कि जो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ था, जिससे दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, यह किस एवज में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए हुआ था, असहयोग खिलाफत आंदोलन के लिए हुआ था, या रॉलेट एक्ट के लिए हुआ था? तो हमें पता है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था और इसी के एवज में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। अब यहां हम देखेंगे, इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको याद रखना है, दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की, क्योंकि कांग्रेस भी इस समझौता से पूरी तरह असंतुष्ट थी, क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से नहीं बचा पाए थे। ठीक है, इसमें गांधी जी ने मांग किया था, इसमें अंग्रेजों ने सब कुछ मांग लिया, लेकिन अंग्रेज सारी बातों को माने, लेकिन उनको कहना यह था, उन्होंने यह कहा
कि जो भी संदिग्ध पाए गए हैं, जो अपराधी हैं, जिन्हें मर्डर केस में पकड़ा गया है, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से और जो नेता थे वह नाराज थे। तो इसमें याद रखना है कि 5 मार्च 1931 की घटना है, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है या गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि स्वतंत्रता के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ करते हैं? यानी भारत जब स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, सी राजगोपालाचारी जी थे या राजेंद्र प्रसाद जी थे? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत किस योजना के तहत आजाद हुआ यदि क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना द्वारा भारत आजाद हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना द्वारा भारत आजाद हुआ था। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि इसका अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि वो वायसराय के पद पे थे। जैसे ही भारत आजाद हुआ वायसराय को पद को नष्ट कर दिया गया और फिर उसे गवर्नर जनरल में बदल दिया गया और यही व्यक्ति फिर वहां से कंटिन्यू कर देता है। इसलिए अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये बने। यदि भारतीय पूछ देता है कि भारतीय कौन थे तो इसका आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों सी राजगोपालाचारी। और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारतीय गवर्नर, पहला भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, यहां से जितने लाइन है सभी लाइनों से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं और सीधे प्रश्न को पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? यानी कि निम्न में से कौन सा अधिनियम है जिसमें भारत के लिए संघीय संरचना की प्रस्तुति दी गई थी? 1909 का अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था या 1947 का अधिनियम था? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। और 1935 का अधिनियम भारत के संविधान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी अधिनियम के द्वारा 1946 का जो कैबिनेट मिशन बनता है इसके आधार पर चलता है जब तक भारत का संविधान लागू नहीं होता है। और जब भारत का संविधान लागू होता है तो भी 1935 के मैक्सिमम अधिनियम को उसमें समाहित किया गया है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे प्यारे बच्चों कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? डायरेक्ट पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है कि 1935 में और 1935 अधिनियम के तहत की गई थी। बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा के दो नवीन प्राप्त नहीं, यहाँ प्रांत होगा, यहाँ होगा प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। यानी कि उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत थे उसको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा को दो नवीन प्रांत यानी कि नए राज्य बनाए गए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? प्यारे बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इस बेहतर सी क्लास का फायदा उठा सके और आप अपनी सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सके, सफलता के शिखर तक पहुंच सके। तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह जी थे, बटुकेश्वर दत्त जी थे या बरकतुल्ला जी थे? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल। और भी लोग इनके साथ थे जो हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि किन किन लोगों ने इनका साथ दिया था या काकोरी ट्रेन डकैती में सहयोग किया था। तो प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन में राम प्रसाद बिस्मिल जी थे ही, और भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि आजकल बीपीएससी में क्या कर रहा है ना कि ऑप्शन दे रहा है कि निम्न में से कौन नहीं थे। तो जब आपको पूरा नाम याद रहेगा एक ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन में रहेगा, दो लोग रहेंगे एक नहीं रहेंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, कौन नहीं है। तो प्रश्न आजकल बहुत अलग अलग ढंग से बनाए जा रहे हैं, इसलिए नए प्रश्नों को देखते हुए इन सभी चीज़ों को कवर किया गया है ताकि एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे
आपके पास रहे कि आप इलिमिनेट कर सके ऑप्शन को और परीक्षा हॉल में अच्छे से आंसर दे सके। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राजेंद्र लाहरी जी भी थे, अशफाक उल्ला खां भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, रोशन सिंह भी थे, सचिंद्र नाथ सन्याल भी थे और ममनत नाथ गुप्त भी मुख्य नायक थे। और यह घटना कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन घटना 1925 में हुई थी। 1925 की यह घटना है। और ये जितने लोग थे, यह HRA एक संस्था, HRA एक संस्था थी, उसी के ये सभी लोग सदस्य थे। HRA बाद में इसको HSRA कर दिया जाता है। HSRA कर दिया जाता है कब? जब इसमें काकोरी डकैती में लोग पकड़ाते हैं, यह भंग हो जाता है और फिर इसे बाद में भगत सिंह द्वारा HSRA कर दिया जाता है। किसने HSRA किया? तो भगत सिंह ने बनाया था। HSRA संस्था कर दी जाती है। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। 1924 में की गई थी और इसकी स्थापना 1928 में फिर कर दी जाती है। जब 1925 के बाद ये खत्म हो जाता है तो इसको HSRA कर दिया जाता है। HRA से HSRA में बदल जाता है। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। आपको याद रखना है, भगत सिंह ने किया था। भगत, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने। और इसकी स्थापना पूछे कि 1924 में किसने किया था? तो आपको रखना है चंद्रशेखर आजाद ने किया था। चंद्रशेखर आजाद ने किया था। चंद्रशेखर आजाद ने किया था। जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन आपको 1924 वाला याद रखना है कि चंद्रशेखर आजाद ने किया था। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन यानी कि डेयर की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? द्वैध शासन प्रणाली जो थी किस व्यक्ति ने लागू किया या किस व्यक्ति ने परिचित कराया द्वैध शासन प्रणाली से? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बार बार ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों, वह मॉन्टेग्यू थे, तेज बहादुर शपरू जी थे, लॉर्ड मिंटो थे या चेम्सफोर्ड थे? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड थे। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा जो को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह चेम्सफोर्ड थे। आपको याद रखना है कि किसने कराया? चेम्सफोर्ड ने कराया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मोंटफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। मोंटफोर्ड सुधार के भी नाम से इसे जाना जाता है। यह 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम था। इसमें द्वैध शासन प्रणाली की बात कही गई थी। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। यानी कि धीरे धीरे जो भारत का स्वराज है, भारत को स्वराज संस्था का दर्जा देने के लिए पेश किया गया था। सुधारों का नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव कौन थे उस टाइम? तो भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोंटेग्यू और 1916 और 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर पड़ा। इसे भारत सरकार अधिनियम का आधार 1919 की आधार पर बनाया गया था। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक एक चीजों को आपको कॉपी पे नोट डाउन भी करते चलना है, क्योंकि जितने एक्सप्लेनेशन है डायरेक्ट क्वेश्चन बना लिया जाता है यहां से एग्जाम में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? यानी कि 23 फरवरी 1946 को जो नेवी है वह विद्रोह कर देती है। नेवी विद्रोह कर देती है अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि उन्हें अच्छे भोजन नहीं मिलते हैं, अच्छे वेतन नहीं मिलते हैं। तो फिर वह कौन ऐसे दो व्यक्ति हैं जो जाकर के इस विद्रोह का जो है उसको सुलझाते हैं और नेवी वाले सेनाओं से यह बात कहते हैं कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, बंदूक न उठाइए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। वह महात्मा गांधी थे या ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू अबुल कलाम आजाद भी थे या ऑप्शन नंबर सी? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। ये दोनों लोग जाते हैं और दोनों लोग नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एसएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है, यह बार बार रिपीटेड प्रश्न भी है। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 फरवरी
1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। उन्होंने विद्रोहियों को शांतिपूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? यानी कि आपको बताना है कि महात्मा गांधी जब यरवदा जेल में थे तो उन्होंने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तब तक इस अनशन को नहीं तोड़ूंगा जब तक इसको वापस न ले लिया जाए, मैं आमरण अनशन करता हूं। तो वह कौन सी ऐसी बात थी जिस वजह से इन्होंने आमरण अनशन किया था? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरोध के लिए, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरोध किया था, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध किया था, या कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरोध किया था? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया था। कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया था। अब यहां देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन में, तो महात्मा गांधी ने 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ आमरण अनशन किया। यह पंचायत, अब इस पंचायत का उद्देश्य क्या था? तो यह पंचायत हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता था। गांधी जी ने इसको भारतीय समाज में विभाजन के रूप में देखा। गांधी जी ने किस रूप में देखा? विभाजन के रूप में। इन्हें ऐसा लगा कि यह जब यदि भारत में आ जाता है रैमसे मैकडोनाल्ड तो इसके तहत भारत विभाजित हो जाएगा, हिंदू और मुस्लिम में विभाजित हो जाएगा, जिस वजह से उन्होंने यरवड़ा जेल में ही आमरण अनशन का ऐलान कर दिया और इसके विरोध में अपने जीवन का बलिदान देने की चेतावनी भी दी। उनके अनशन के कारण सरकार को बाद में समझौता करना पड़ा। तो जब वो अनशन करते हैं तो बाद में सरकार को क्या करना पड़ता है? समझौता भी करना पड़ता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने के लिए इजाजत दिया। वह निकट सहयोगी कौन था? यानी कि 1919 में जब महात्मा गांधी देसी राज्य नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की तकनीक को अपनाते हैं तो वह कौन सा ऐसा उनके निकटवर्ती आदमी है, उनके साथ रहने वाले कौन से व्यक्ति है जिनको वह सत्याग्रह करने के लिए इजाजत देते हैं कि आप जाइए और वहां इस आंदोलन का आह्वान कीजिए और इसका वागडोर अपने हाथ में लीजिए? तो वह कौन सा व्यक्ति था? मैसूर में केटी भाष्यम जी थे, जयपुर में जमनालाल बजाज जी थे, या राजकोट में वल्लभ भाई पटेल जी थे? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल जी थे। राजकोट में वल्लभ भाई पटेल जी थे। एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चों, 1939 में महात्मा गांधी ने राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। यह देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी का एक उदाहरण भी था। अगला प्रश्न है, और यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जाकर के पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें। यदि आप हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और हमारे एक्सप्लेनेशन को यदि आप पढ़ते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। सभी प्रश्न लगभग यहीं से 99% नहीं बल्कि 100% प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपकी क्वेश्चन पे पकड़ रहेगा, आप प्रश्नों के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकेंगे। जब ये सारी चीजें आपकी विकसित हो जाएगी तो आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन को कर पाएंगे और रिजल्ट भी आप लेकर के आएंगे। निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? यानी कि आपको बताना है कि यहाँ 4 आंदोलन का नाम दिया गया है और चारों में वह कौन सा पहला आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का उपयोग किया या भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1920-22 का असहयोग आंदोलन है, 1919 का रॉली टेक्ट सत्याग्रह है, या 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर है, या बारदोली सत्याग्रह है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। और इससे पहले 1917 में जो चंपारण आंदोलन था, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था या पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसमें महात्मा गांधी को बहुत बेहतर तरीके से
जीत मिलती है और उनका संचालन इतने बेहतर ढंग से करते हैं कि ये पूरे भारत में क्या होते हैं, धीरे धीरे विख्यात होने लगते हैं। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ रहता है उसमें भाग लेते हैं, वहां नेतृत्व करते हैं और मजदूरों को वहां के मजदूरों को इंसाफ दिलवाते हैं और सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग उन्होंने वहीं किया था। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर को हड़ताल पर जाने की सलाह दी। जो मिल मजदूर थे उनको हड़ताल पर जाने की सलाह दी और उन्होंने स्वयं भूख हड़ताल की। अहमदाबाद की मिल मजदूर एवं मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हुआ था। किस चीज को लेकर के विवाद हुआ था? तो प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हुआ था और गांधी जी इसकी मध्यस्थता करते हैं। डायरेक्ट पूछता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। सबसे पहले भूख हड़ताल गांधी जी ने किस आंदोलन में किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में किया था। ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया। किसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? लॉर्ड साइमन ने दिया था, सिडनी रॉलेट ने दिया था, या आर.एच. डायर ने दिया था, या कर्जन वायली ने दिया था? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा आर.एच. डायर, यानी कि जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर ने आदेश दिया था। यह घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। डेट एकदम पूछ लेता है। और किसके एवज में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट में डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में बैठ करके अभी यह प्लान ही बना रहे थे, तब तक जनरल डायर के आदेश से वहां गोलियां चलाई जाती हैं और हजारों भारतीयों की मृत्यु हो जाती है। पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया। किसके द्वारा? जनरल डायर द्वारा। दिए जाने भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे भी गए। बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग हताहत भी हुए और मारे भी गए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है कि सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, सी राजगोपालाचारी जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडिया हो गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। बताया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी एक दूसरे के भरपूर सम्मान करते थे, लेकिन इनके साथ दोनों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के मतभेद भी हुआ करता था। जैसे कि 1939 में गांधी जी ने सीताराम पट्टाभी चिलैया को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था, लड़ने के लिए उठाया था, और इधर से ये सुभाष चंद्र बोस जी उठते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, गांधी जी नाराज हो जाते हैं, वहां दोनों में थोड़ा सा मतभेद होता है। फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? इन सभी बातों पे हमने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन लिया है उस पर अच्छे से डिटेल में चर्चा किया है। यहाँ हम पास वे में चलेंगे धीरे धीरे थोड़ा सा। तो वहां इन दोनों में क्या होती है? बातें होती है, और 1939 के कांग्रेस अधिवेशन से ये इस्तीफा दे देते हैं और जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इन सारे फॉर्मेशन पे बात हम लोग उस पर किए हैं। यदि आपको इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप जाइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उस वाले सीरीज को देखिए, वहां इन सभी बातों को हम लोगों ने कर रखा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? जो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था उसके असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको बताना है। इन 4 में से वह कौन सा ऐसा कारण है जिससे वह असफल हो गया? सबसे महत्वपूर्ण, ए ब्रिस्टल चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न में मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, या क्रिप्स हो गया है, यहाँ क्रिप्स होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाले दृष्टिकोण। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाले दृष्टिकोण। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे थोड़ा सा। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा
मजदूर नेता सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। पूछता है कब आया था, तो स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा भेजा गया था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल द्वारा भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक गतिविधियों गतिरोध को दूर करना था। उद्देश्य क्या था, तो राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसका वास्तविक उद्देश्य ये हुआ, ये लॉलीपॉप भारतीयों को दिया गया ताकि भारतीय खुश होकर के हमारे साथ जुड़े, जबकि इसका वास्तविक उद्देश्य ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उसमें भारतीयों को या भारतीय सेना को उसमें सम्मिलित किया जाए। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहे। जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था जिन्होंने लेकर के आया था, वे भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल हो जाते हैं तथा साधारण तौर पर भारतीयों के किसी भी वर्ग की सहमति नहीं प्राप्त कर सके। विभिन्न दलों तथा समूहों ने अलग अलग आधार पर इन प्रस्तावों का विरोध किया। यानी कि यह क्रिप्स मिशन था, यह सिर्फ दिखाने के लिए भारत के लिए सहानुभूति था, जबकि इसमें भी अंग्रेजों का अपना एक मकसद छिपा हुआ था कि इस मिशन के आधार पर हम भारतीयों को विश्व युद्ध में कूदा दे और भारतीयों को एक लॉलीपॉप दे करके विश्व युद्ध में भारतीय सेना को अपने साथ लेकर के हम उतर जाएं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ये भी बात हम लोगों ने बेहतर ढंग से किया है, और यह बात हम लोग कब किए हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब चल रहा था उसमें कांग्रेस अध्यक्ष या अधिनियम के बारे में बात किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद। इसलिए इनको सबसे लंबा कहा जाता है क्योंकि 1940 में जब ये बनते हैं रामगढ़ में, फिर उसके बाद विश्व युद्ध हो जाता है तो 5 साल तक कोई अधिवेशन ही नहीं होता है, तो यह 1945-46 तक लगभग कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही रह जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम गुलाम महिउद्दीन 11 नवंबर 1888 का इनका जन्म हुआ और 22 फरवरी 1958 को इनकी मृत्यु हुई, और यह एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत की आजादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर भी रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य भी किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से एक थे। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहा था, वैसे ही ये इसका विरोध करने वाले नेताओं में से एक थे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारे सामने कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। बताइए, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, भारत ने झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस जब मनाया तो महात्मा गांधी कहाँ थे? साबरमती आश्रम में थे, सेवाग्राम आश्रम में थे, या नई दिल्ली में थे, या कोलकाता में थे? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा वह कोलकाता में थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और दिल्ली में जब जश्न मनाया गया तो महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे। अब इन्हें सूचित कौन करता है यहां हम देखेंगे, तो महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे जब 15 अगस्त को महात्मा गांधी 47 को बंगाल के नोआखली में थे। वहां पर वे हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जो हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक हिंसा हो रहा था उसको रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। नेहरू और पटेल ने गांधी को खत भेजकर बताया कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, किस किस ने भेजा था इनको खत? तो नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगला प्रश्न है तो 30 प्रश्न हो गए प्यारे बच्चों। आज का 15 प्रश्न हम लोगों ने बेहतर ढंग से किया। हर प्रश्न का अपना एक्सप्लेनेशन देखा और हर प्रश्न का अपना एक्सप्लेनेशन अपने आप में बेहतर था। और इसके साथ ही इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। फिर कल मिलेंगे अगले 15-20 नए प्रश्नों के साथ, और साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और हर प्रश्न का कैसे प्रश्न बनाया जा सकता है, क्या क्या उसके आसपास के प्रश्न हो सकते हैं, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में अपना सफलता का झंडा लहराने का या फहराने का बेहतर अवसर मिल सके। तो स्वागत तो था ही जीएस सारथी अड्डा पे, साथ ही साथ आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका रिजल्ट क्लियर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना होता है और फिर रिजल्ट अपने आप आपके पास आ जाती है। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।